इस कहानी की शुरुआत में हम अभिषेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि दोस्तों एक क्रिकेटर होता है और वो अपने घर के सामने जंगल के साइड में अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी टीम में सिलेक्शन लेना है। इसलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोस्तों वो रात के वक्त पर प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद उसे जंगलों से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जंगली जानवर शायद यहाँ पर आ चुका है। वो जंगल के अंदर देखने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होता है और वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने एक खतरनाक से दिखने वाले शैतान को पाता है जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। वो शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको दोस्तों बड़े ही बुरी तरीके से नोच खाता है और उसका सारा खून एक बार में पी जाता है। तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और हमें इसी जंगल के बीचों बीच बने उसी घर के एक ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम सलोनी है। सलोनी के घर का दरवाज़ा कोई बजाता है और सलोनी जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो अपने सामने एक सम्राट चौधरी नाम के बहुत ही फेमस क्रिकेटर को पाती है जिसे कि वो टीवी के अंदर देखा करती थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। सम्राट यहाँ पर सलोनी से बोलता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर से एक जो गाड़ी हमारे शहर के अंदर जाती है वो बस भी एक दिन के बाद जाएगी। इसीलिए मुझे रात में रुकने की कोई भी जगह नहीं दिखाई दी तो मैं आपके घर पर चला आया। बस उसने इतना कहा ही था कि तभी यहाँ पर सलोनी उससे बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम यहाँ पर किसी लिए आए हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो क्योंकि इस शहर के अंदर शाम ढलते ही कोई भी बस नहीं मिलती और अब तो तुम्हारे शहर में जाने वाली बस एक दिन के बाद ही आएगी। सम्राट उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो इसके जवाब में सलोनी उससे बोलती है क्योंकि तुम यहाँ पर आने वाले अकेले नहीं हो और भी कई सारे क्रिकेटर्स यहाँ पर मेरे घर पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि तुम्हारी टीम में खेलने वाले सारे क्रिकेटर्स मेरे ही घर के अंदर रुके हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और अब वो सभी के सभी लोग भी यहाँ से बड़ी बुरी तरीके से हमला करके जान से मारकर खत्म कर दिया था। लेकिन ये बात सलोनी को नहीं मालूम कि अभिषेक मर चुका है। इन चारों के अलावा यहाँ पर सम्राट को मिलाकर 5 लोग हो जाते हैं। अब तभी सलोनी सम्राट को अपने घर के अंदर बुलाती है और ये दोनों के दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी गाइस वो रात भी इसी तरीके से बीत जाती है। फिर तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम यहाँ पर देखते हैं प्रतीक और केदार को जो कि इसी घर के अंदर फंसे हुए हैं और वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और उस मैच के अंदर इन दोनों को भी हिस्सा लेना है, विच मीन्स सभी लोगों को हिस्सा लेना है। इसीलिए सभी के सभी लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं जिससे कि सारे के सारे लोग सिलेक्टेड हो जाएं। प्रतीक यहाँ पर केदार को बॉल फेंकने की कोशिश करता है और तभी दोस्तों केदार उस बॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉट लगाता है। जी हाँ, यानी कि बॉल बहुत दूर जाकर गिरती है। प्रतीक उससे बोलता है कि मैं 2 मिनट में बॉल को लेकर आता हूँ और वो फौरन ही चला जाता है जंगलों के अंदर बॉल को लेने के लिए। वो जैसे ही जंगल के अंदर बॉल को लेने के लिए जाता है तो दोस्तों उसे सामने की ओर अपनी बॉल तो दिखाई नहीं देती, बट कुछ ही देर के बाद उसे सामने की ओर अभिषेक दिखाई देता है जो कि एक बहुत ही बुरी हालत के अंदर था। अभिषेक के माथे के अंदर लाल कलर की बॉल घुसी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। ये देखकर प्रतीक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभिषेक उससे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। ये सब देखकर प्रतीक बहुत डर जाता है और वो दोस्तों फौरन ही वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते केदार के पास जाता है और केदार को अपने साथ लेकर वो फौरन ही यहाँ पर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर उसका एक साथी और रवि भी होता है और रवि को सारी बातें जाकर बताता है कि हमने बाहर अभिषेक को देखा था जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहा था। किसी न किसी शैतान ने उसको ज़रूर मार दिया है, उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। लेकिन दोस्तों रवि यहाँ पर इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। रवि उससे बोलता है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ एक तुमसे मजाक किया होगा जिससे कि तुम डर कर भाग जाओ और टीम में ना खेल पाओ। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो बहुत ज़्यादा मजाक करता है।
लेकिन प्रतीक को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सच में अभिषेक को ही देखा है एक ज़ॉम्बी के रूप में। बट रवि उसे बार बार समझाता है और बोलता है कि अभिषेक और सम्राट दोनों को मजाक करने की बहुत आदत है और ये लोग हमको नीचे दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अब बस रवि ने ऐसा बोला ही था कि तभी यहाँ पर सम्राट इन बातों को सुन लेता है और वो भी यहाँ पर आकर रवि से बोलता है कि तू मेरे बारे में ज़्यादा फालतू मत बोला कर, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी मजाक नहीं किया है, ना ही अभिषेक ने और ना ही मैंने। अब बस दोस्तों इसी बीच इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर तभी कुछ ही देर के बाद वहां पर वही लड़की सलोनी आ जाती है। सलोनी यहाँ पर रवि को डांटने की कोशिश करती है, लेकिन रवि सलोनी पर ही उल्टा चिल्लाता है। प्रतीक यहाँ पर सम्राट से बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने ये मजाक किया है तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वेल गाइस, फिर तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त हम देखते हैं कि प्रतीक और केदार अपने कमरे के अंदर होते हैं। प्रतीक यहाँ पर सोचता है कि वो किसी तरह अभिषेक को ढूंढेगा। वो अभिषेक को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही अभिषेक को कॉल करता है तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, अभिषेक का मोबाइल फोन केदार की जेब में से निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर अभिषेक का मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। केदार उसे बताने की कोशिश करता है कि मुझे बाहर जंगलों के अंदर उसका मोबाइल फ़ोन मिला था, लेकिन यहाँ पर प्रतीक उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। प्रतीक को ऐसा लग रहा था जैसे कि केदार ज़रूर उससे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों केदार एकदम सच बोल रहा था। और इसी बीच दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर केदार प्रतीक की बिल्कुल भी अब इज्जत नहीं करता और फौरन ही वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर केदार चलते चलते जंगलों के अंदर रात के वक्त पर चला जाता है और तभी दोस्तों हमारी नजर उसी शैतान की तरफ पड़ती है जो कि अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। केदार उन घने जंगलों के एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर के बाद वो शैतान पेड़ के ऊपर से कूदकर उसके ऊपर अटैक करता है और तभी दोस्तों वो उसको भी बुरी तरह से नोच खाता है। उसका सारा मांस खाकर उसका खून पी जाता है वो शैतान। बट आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, प्रतीक ये सब अपनी आंखों से झाड़ियों से छुपकर देख रहा होता है। जब वो शैतान उसे मारकर वहां से चला जाता है तो प्रतीक उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और देखता है कि उसे बुरी तरह से मार दिया गया है। इसीलिए वो फौरन ही घर के अंदर भागता है और घर के अंदर यहाँ पर रवि और सम्राट को आवाज लगाता है। उन दोनों से बोलता है कि बाहर अपने दोस्त की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई है। ये दोनों के दोनों को जंगल के अंदर लेकर जाता है, लेकिन दोस्तों वहां पर जाकर वहां पर उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई नहीं देती, केदार की डेड बॉडी। प्रतीक बोलता है कि उसकी डेड बॉडी अभी यहीं पर ही पड़ी हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी शैतान ने उसके ऊपर हमला किया था। लेकिन उन दोनों में से कोई भी प्रतीक की बात को नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। वेल गाइस, तभी कहानी शिफ्ट होती है और अब हम जंगलों के बीचों बीच बने एक जगह पर बैठी हुई उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सालोनी होता है, जो कि उसी घर की ओनर है। लेकिन दोस्तों सालोनी साधारण सी लड़की नहीं है। सालोनी के सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था और वो उसके साथ में मिलकर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही थी और वो ब्लैक मैजिक करके यहाँ पर कुछ बलियाँ चढ़ाती है और वो भी दोस्तों शैतान को। वो शैतान से बोलती है कि बस कुछ बलियाँ और बाकी हैं, जिसके बाद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अब ये किस चीज़ की बलियाँ और क्यों चढ़ा रही है, इसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। वेल, फिर तभी हमको घर का सीन दिखाया जाता है। घर के अंदर दोस्तों हम रवि और सम्राट को देखते हैं, जिन्हें प्रतीक के कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग फौरन ही जैसे ही प्रतीक के कमरे के अंदर जाते हैं तो ये लोग प्रतीक को नहीं पाते। इन्हें दोस्तों कमरे के अंदर एक स्टंप पड़ा हुआ दिखाई देता है और ये जैसे ही उस स्टंप को हाथ में लेते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर खून लगा हुआ था और साथ ही साथ प्रतीक के कमरे के अंदर जगह जगह खून पड़ा हुआ था, जिसे देखकर हल्का हल्का इन्हें डर लग रहा था कि कहीं प्रतीक के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ये जैसे उस खून की बूंदों को फॉलो करते रहते हैं तो दोस्तों ये लोग एक खिड़की तक पहुंच जाते हैं और उस खिड़की के पास पहुंचकर सम्राट फौरन ही उस खिड़की से बाहर निकलकर यहाँ पर प्रतीक को ढूंढने के लिए चला जाता है। हालांकि यहाँ पर सलोनी भी आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट नहीं मानता। वो जंगलों के अंदर प्रतीक को ढूंढने के लिए चला जाता है और अब सलोनी के पास में रवि यहाँ पर अकेला बचता है, जो कि सलोनी को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। अब दोस्तों इसी बीच रवि के दिमाग के अंदर एक शैतानी आइडिया आता है। सलोनी वहां से चली जाती है और रवि के दिमाग में यह आइडिया आता है कि सम्राट बहुत अच्छा क्रिकेटर है और अगर वो सम्राट को मारकर उसे रास्ते से हटा दे तो शायद उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सम्राट को जान से मारकर खत्म कर देगा। वो अपने हाथ में एक स्टंप का डंडा लेता है और फौरन जहाँ पर सम्राट गया हुआ था वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रवि उसका पीछा करते करते जा ही रहा था कि तभी अचानक से दोस्तों वहां पर उसे सलोनी दिखाई देती है। सलोनी उसे अपने पास बुलाती है और रवि एक बार फिर से उसे छेड़ने की कोशिश करता है। वो सलोनी के करीब जाने की कोशिश करता है और बस दोस्तों वो इतना करीब गया ही था कि तभी अचानक से सलोनी अपने असली रूप के अंदर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो साधारण सी लड़की नहीं बल्कि वही खतरनाक सा दिखने वाला शैतान होती है। वो शैतान दोस्तों पलक झपकते ही रवि के ऊपर हमला करता है और उसको बुरी तरह से नोच खाता है, उसका खून पी जाता है। और ये सब कुछ सम्राट अपनी आंखों से देख रहा था। सम्राट फौरन ही दोस्तों अब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और तभी वो भागता भागता एक जगह पर चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद वो अपने दोस्तों केदार और यहाँ पर अभिषेक को भी देखता है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो समझ जाता है कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। केदार और अभिषेक अपनी ऐसी हालत में सम्राट से बोलते हैं कि हम सभी की बलि चढ़ चुकी है और तुम अकेले बचे हुए हो, तुम भी बुरी तरह से मारे जाओगे, इसीलिए फौरन ही यहाँ से भाग जाओ। अब सम्राट इससे पहले कि यहाँ से भाग पाता तभी वो शैतान वहां पर आ जाता है। शैतान उसके ऊपर अटैक करता है। सम्राट अपनी जान बचाकर वहां से हटता है। अब दोस्तों सम्राट फौरन ही वहां पर रखी हुई काले जादू की सामग्री को आग के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो शैतान अपने असली रूप के अंदर आ जाता है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि सलोनी होती है। सम्राट सलोनी से बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और बस दोस्तों उसने ऐसा कहा ही था कि तभी यहाँ पर प्रतीक भी पहुंच जाता है, जो कि एक अजीब सी हालत के अंदर होता है। और प्रतीक के बगल में यहाँ पर एक प्रतीक और आ जाता है, लेकिन वो असली प्रतीक नहीं, वो दरअसल शैतान होता है जो प्रतीक का रूप लिया होता है और असली प्रतीक उसके सामने खड़ा होता है, जो कि ये सब कुछ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये सारा का सारा काला जादू और ये तंत्र विद्या कोई और नहीं प्रतीक ही कर रहा है, और इन सभी को मरवाने में किसी और का नहीं बल्कि प्रतीक का ही हाथ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। प्रतीक ने ये सारी की सारी चीज़ें बस केवल और केवल क्रिकेट मैच के लिए की थी, क्योंकि दोस्तों ये जो सलोनी नाम की लड़की है ये दरअसल प्रतीक की गर्लफ्रेंड है। एक बार क्या होता है, प्रतीक का एक बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर उसका हाथ टूट जाता है और इसके मारे प्रतीक बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो सोचता है कि शायद अब वो क्रिकेट मैच के अंदर कभी नहीं खेल पाएगा और ना ही उसका सिलेक्शन हो पाएगा। इस सदमे में आकर प्रतीक ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सलोनी ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की थी और कहा था कि हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। फिर तभी इन दोनों ने मिलकर काले जादू का सहारा लिया। प्रतीक एक तंत्र विद्या को जानता था जिसमें हम शैतान से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बदले में शैतान को हमें कुछ बलियां देनी होंगी, जिसके बदले में शैतान हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। प्रतीक ने शैतान से अपने हाथ सही होने की विश मांगी और साथ ही साथ ये भी मांगा था जिससे कि उसका क्रिकेट मैच के अंदर सिलेक्शन हो जाए। और प्रतीक ने इसके बदले में शैतान से कहा था कि वो उसे अपने खास दोस्तों की 4 बलियां देगा। मतलब कि प्रतीक तो यहीं पर काले जादू के अंदर बहुत देर से मगन है, और जब तक दोस्तों हम शुरुआत से जिस प्रतीक को देख रहे थे जो कि क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ में था, वह दरअसल असली प्रतीक नहीं बल्कि शैतान था जो कि प्रतीक का रूप लिया हुआ था। और प्रतीक ने ही अपने सारे के सारे दोस्तों को अपने गर्लफ्रेंड के घर के पास इसी गांव के अंदर घूमने के लिए बुलाया था। दैनिक सभी के सभी लोग यहां पर आकर फंस गए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा होगा। अब तभी हम सम्राट को देखते हैं जो कि शैतान की तरफ देखकर उससे बोलता है कि शैतान मैं तुम्हें 5 बलियां देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शैतान उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों से हर वीडियो के अंदर कहता हूं शैतान कभी किसी के नहीं होते। शैतान ने अब यहाँ पर प्रतीक को धोखा दे दिया था। अब सम्राट फौरन ही अपने मरे हुए दोस्तों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि प्रतीक को मार डालो, इसने हमें बहुत परेशान किया है। और वो सारे के सारे दोस्त कुछ ऐसा ही करते हैं। वो फौरन ही एकजुट बनकर इकट्ठा होकर प्रतीक के पास आने की कोशिश करते हैं और उसके दी आई डोंट नो, ये तो हमें इस एपिसोड के अंदर भी नहीं दिखाया गया। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है।